तो भाई अस्सलामु अलैकुम। बैक टू सॉरी वेलकम बैक टू माय क्लास। अच्छा, सीन ये कि हमने लास्ट टाइम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था। इस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सबसे पहली जो चीज मैंने तुम्हें पढ़ाई थी वो था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब। भाई देखो, स्टैटिक का मतलब होता है किसी भी चीज का रुका हुआ होना, एट रेस्ट। जैसे कि ये माइक देख रहे हो इस वक्त, ये माइक इस वक्त रुका हुआ है। इट इज स्टैटिक, इट इज एट रेस्ट। और इलेक्ट्रिसिटी का वर्ड निकला है इलेक्ट्रो से। और इलेक्ट्रो का मतलब क्या बताया था? इलेक्ट्रो का मतलब बताया था चार्ज। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी स्टडी ऑफ चार्जेस है, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। बट शर्त ये है कि वो चार्जेस कौन सी हालत में होने चाहिए? वो चार्जेस रेस्ट की हालत में होने चाहिए। इट इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस विच आर एट रेस्ट, यानी रुके हुए चार्जेस की पढ़ाई। अब भाई जब तक हमें चार्ज के बारे में पता नहीं होगा तब तक हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? तो सबसे पहले देखो मैंने क्या पढ़ाया था उस दिन। सबसे पहले मैंने उस दिन पढ़ाया था चार्ज क्या होता है। चार्ज के बारे में लिखा है ये प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल है ड्यू टू विच इट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अदर चार्ज पार्टिकल्स। मिसाल के तौर पर मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। तुमने इलेक्ट्रॉन का नाम सुना है? इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। मगर इलेक्ट्रॉन की खास बात यह कि इलेक्ट्रॉन कोई ऑर्डिनरी पार्टिकल नहीं है। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज्ड पार्टिकल है। क्या होता है ये चार्ज पार्टिकल? यानी इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसके पास चार्ज की सुपर पावर्स है। चार्ज इज लाइक अ सुपर पावर। यानी अगर मैं एक पार्टिकल हूं और मेरे ऊपर चार्ज आ जाए तो मैं एक दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा सकता हूँ। क्या लगा सकता हूँ? फोर्स लगा सकता हूँ। क्लियर हो गया? अच्छा, चार्ज के बारे में मैंने बताया था कि चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब चार्ज मेजर हो सकता है। और तुम्हें पता है जो चीजें मेजर हो सकती है ना, उन्हें फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और तो और जो चीजें फिजिकल क्वांटिटी होती हैं उनका यूनिट भी होता है। भाई लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है ना, लेंथ का यूनिट है मीटर। टाइम भी तो फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम का भी यूनिट है सेकंड। मास भी तो फिजिकल क्वांटिटी है, मास का भी यूनिट है केजी। क्लियर हो गया? तो बिल्कुल वैसे ही चार्ज भी क्या है? चार्ज भी फिजिकल क्वांटिटी है और चार्ज का भी यूनिट है। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या बताया था? चार्ज का ऐसा यूनिट बताया था कूलम। COULOMB, कूलम। क्लियर हो गया? दो तरह के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। एग्जाम्पल मैंने दी थी, जैसे इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज तो है मगर नेगेटिव वाला। प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन प्रोटॉन के पास चार्ज तो है मगर पॉजिटिव वाला। फिर चार्जेस के बारे में बताया था, जो एक जैसे चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, रिपेल। और जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव भी रिपेल करता है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। फिर मैंने बताया था कि हर चीज एटम से बनी है। किससे बनी है भाई? एटम से। मैं एटम से बना हूं, आप एटम से बने, ये माइक एटम से बना है, ये पेंसिल एटम, ये पेंसिल एटम से बनी है। हर चीज किससे बनी है? एटम से। और एटम्स होते हैं न्यूट्रल। कौन बताएगा न्यूट्रल का मतलब क्या बताया था? कुछ तो बताया था। क्या बताया था न्यूट्रल का मतलब? न्यूट्रल का मतलब बताया था जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव, है ना। एटम न्यूट्रल होता है मतलब एटम के अंदर जितने पॉजिटिव होते हैं उतने ही नेगेटिव भी होते हैं। फिर मैंने आपको एक और बात बताई थी, जो चीजें न्यूट्रल होती है ना उन्हें अनचार्ज्ड भी कहते हैं। अनचार्ज्ड, जैसे ये पेंसिल इस वक्त अनचार्ज्ड है। अनचार्ज्ड का मतलब ये न्यूट्रल है, यानी इसके ऊपर जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस भी होंगे। फिर मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के बारे में मैंने बताया था, जब आप एक नॉन मेटल ऑब्जेक्ट को दूसरे नॉन मेटल ऑब्जेक्ट पर रगड़ते हैं रब करते हैं, तो रब करने के नतीजे में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। यानी इलेक्ट्रॉन्स एक ऑब्जेक्ट से निकल के दूसरे ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं। जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है वो बन जाता है पॉजिटिव, और जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है वो बन जाता है नेगेटिव। और इस चीज को मैंने आपको कैसे पढ़ाया था, कैसे समझाया था, याद है? मैंने आपको पढ़ाया था इसको यूज करके। कहाँ गया वो? ये रहा, याद है? ये हमने पढ़ा था कल। इसको रीसेट करते हैं। ये देखो, तुम्हारे पास इस वक्त स्क्रीन पे दो चीजें मौजूद हैं। एक मिनट में जरा अपना आईपैड चार्ज पर लगा लूं, एक मिनट। हाँ भाई, तो मैं कह रहा था तुम्हारे पास इस वक्त मौजूद है दो चीजें, एक है बलून और एक है स्वेटर। बलून और स्वेटर दोनों के ऊपर चार्जेस देखे जा सकते हैं। बलून के ऊपर अगर गौर करो, बलून के ऊपर चार पॉजिटिव है और चार नेगेटिव है। अच्छा वैसे एक बात बताऊं, रियल में ना चार एटम नहीं होते भाई। रियल में एक बलून में करोड़ों खरबों एटम्स होंगे। लेकिन ये सिर्फ एक ऐसी सॉफ्टवेयर है, ये एक आपको समझाने और पढ़ाने के लिए एक चीज बनाई गई है। अभी फिलहाल आपके सामने ये दिखाया जा रहा है कि बलून के अंदर जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है, और स्वेटर के अंदर भी जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है।
यानी इस वक्त बलून भी न्यूट्रल है और स्वेटर भी न्यूट्रल है, बलून भी अनचार्ज है और स्वेटर भी अनचार्ज है। लेकिन जब आप इस बलून को इस स्वेटर के पास लाकर रब करेंगे, ये देखिए रब करेंगे, तो क्या होगा? होगा ये कि इस स्वेटर से चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स निकलकर बलून में चले जाएंगे। क्या हुआ? स्वेटर से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर कहाँ चले गए? स्वेटर से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर बलून में चले गए, जिसकी वजह से स्वेटर बन गया पॉजिटिव। स्वेटर क्या बन गया? स्वेटर बन गया पॉजिटिव। और बलून क्या बन गया? बलून नेगेटिव बन गया। कौन बताएगा स्वेटर पॉजिटिव क्यों बन गया? स्वेटर पॉजिटिव क्यों बन गया? देखा जा सकता है भाई, स्वेटर के अंदर अब पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हैं, नेगेटिव तो चले गए। और बलून नेगेटिव क्यों बन गया? सर बलून नेगेटिव इसलिए बन गया क्योंकि अंदर बलून के नेगेटिव ज्यादा है, पॉजिटिव तो कम है, नेगेटिव ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ, जब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की जाती है तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन करने से एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके पॉजिटिव बन जाता है और एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके नेगेटिव बन जाता है। ये मैंने आपको उस दिन पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। ये हमारा रिकैप हो गया कंप्लीट, ऑल्दो थोड़ा लंबा रिकैप हो गया लेकिन बड़ा जरूरी था। अब देखो, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से रिलेटेड हमने तो ये चीजें पढ़ ली, मैं आपको उसके मजीद क्वेश्चंस भी कराऊंगा, डोंट वरी। जैसे उस दिन मैंने करवाए थे ना 2-3 एमसीक्यूज, मैं आपको और भी एमसीक्यूज करवाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन आज मैं आपको कुछ चीजें और पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसे आज मैं आपको जो पहला कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ वो है किसका, जरा सुनिएगा, हेडिंग डाल लें और काम शुरू कर दें। आज हम पढ़ेंगे कंडक्टर्स और तो और नॉन कंडक्टर्स के बारे में। आप सोच रहे होंगे सर ये इतना आसान टॉपिक क्या वाकई पेपर में आता है? जी हाँ, कंडक्टर्स नॉन कंडक्टर्स आसान क्यों है? क्योंकि आप ये क्लास 7 से 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और ये पेपर में इत्तेफाक है कि आज भी इसके बारे में सवालात आते हैं। तो ये बहुत इजी टॉपिक है, आप में से 90% बच्चों को ये टॉपिक आता है, आई नो, लेकिन फिर भी पढ़ना जरूरी है। कंडक्टर्स क्या होते हैं? मुझे नहीं पता आपके जहन में कंडक्टर की क्या डेफिनेशन है, लेकिन कंडक्टर को फिजिक्स में क्या, अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इससे पहले कि मैं आगे चलूं, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं भाई, मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स की बात कर रहा हूँ, थर्मल कंडक्टर्स की बात नहीं कर रहा। यानी बिजली कंडक्ट करने वाली चीजों की बात कर रहा हूँ, गर्मी हरारत कंडक्ट करने वाली चीजों की बात नहीं कर रहा। थर्मल कंडक्टर अलग होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर अलग होते हैं, मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स की बात कर रहा हूँ। वो अलग बात है कि जो थर्मल कंडक्टर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स भी होते हैं, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स ओनली। तो फिर से पूछें, क्या होता है कंडक्टर? आइए मेरे साथ डेफिनेशन लिखें। आप लिखेंगे, दीज substances these substances allow electricity to pass through. These substances allow electricity to pass through. यहां आप लिखेंगे these substances, क्या लिखोगे बताओ? आई नो तुम पहले ही गैस कर चुके हो। these substances do not allow do not allow electricity to pass through. कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, नॉन कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते। ठीक है, दीज कंडक्टर्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू। क्लियर हो गया? तो पहला फर्क तो समझ आ गया। सर क्या मतलब है इलेक्ट्रिसिटी पास होने देने का? अच्छा इसके नीचे लिखो, इसके नीचे एक और जुमला देखो मैं क्या लिख रहा हूं, दे अलाउ मूवमेंट ऑफ चार्जेस ऑन देम। यानी कंडक्टर्स अपने ऊपर चार्जेस को मूव करने देते हैं, दे अलाउ मूवमेंट ऑफ चार्जेस ऑन देम। और ये देखें क्या लिखेंगे आप, दे डू नॉट अलाउ दे डू नॉट अलाउ मूवमेंट मूवमेंट ऑफ चार्जेस ऑन देम। ये चार्जेस की मूवमेंट अपने ऊपर अलाउ नहीं करते। तो फिर से सुने, कंडक्टर्स क्या होते हैं? जो चार्जेस की मूवमेंट अलाउ करते हैं यानी इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। नॉन कंडक्टर्स क्या होते हैं? ये चार्जेस की मूवमेंट अलाउ नहीं करते, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते। तो मुझे पूरा यकीन है अपने बच्चों पे, आप सारे बच्चों को पहला पॉइंट समझ आ गया होगा, है ना? एक यस बोल दिया करो यार चैट पर, थोड़ा अप्रिशिएट ही कर दिया करो, कैसे बच्चे हो यार, एक्नॉलेज ही कर दिया करो, हाँ सर समझ आ गया, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, यू आर द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। बोल देता है बंदा, क्या चला जाएगा? खैर, ना शुक्र। आगे आ जाए, अब आ जाए दूसरे पॉइंट पे। कंडक्टर्स के बारे में एक और बड़े मजे की बात देखेंगे, दे आर यूजुअली मेटल्स। कंडक्टर्स ज्यादातर कौन होते हैं? मेटल्स होते हैं।
दे आर यूजुअली मेटल्स। और यहां आप लिखेंगे दे आर यूजुअली नॉन मेटल्स। नॉन कंडक्टर ज्यादातर नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, फिर से सुन लें। गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स आर मोस्टली मेटल्स। गुड नॉन कंडक्टर्स आर मोस्टली नॉन मेटल्स। अच्छा, अब मैं जब जब छोटा था तो मेरे जहन में एक सवाल आता था कि यार, मेटल्स भी क्यों अच्छे कंडक्टर होते हैं और नॉन मेटल्स बेचारे वो क्यों अच्छे कंडक्टर नहीं होते। मेरे जहन में तो ये सवाल आता था जब मैं पढ़ाई करता था, जब मैं आपकी उम्र का था। मेरे जहन में ये सवाल आता था कि यार, हमारे टीचर ने हमें रट्टा लगवा दिया कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स एंड नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर्स। लेकिन मेरे जहन में सवाल आता था कि यार, मेटल्स के पास ऐसा क्या है दैट दे आर गुड कंडक्टर्स, और बेचारे नॉन मेटल्स जो हैं उनके पास ऐसा क्या नहीं है दैट दे आर पुअर कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स। तो मुझे मेरे टीचर से पता चला कि एक बड़े मजे की चीज होती है, उसे हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अब देखो, नाम में ही फ्री है, और फ्री सुनते ही तुम लोगों की आंखें खुल गई होंगी, है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सुनो। देखो, एटम के अंदर ना दो तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मैं तुम्हारे सामने ना, देखो, थोड़ा सा लंबी करूंगा लेकिन तुम्हें मजा आने वाला है, क्योंकि तुम्हारे एक बहुत मजे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आज। क्योंकि बहुत सारे असातिज़ा, क्योंकि कोर्स जल्दी कंप्लीट कराना होता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन पे और बाउंड इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा बात नहीं कर पाते। लेकिन मैं आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं ताकि आज के बाद आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके जो रहे क्लास में कि भाई ये फ्री इलेक्ट्रॉन चीज क्या है। नाम तुम सब ने सुन रखा होगा, मशहूर बहुत है ये, लेकिन है क्या। आओ सीखते हैं आज फुल चावल स्टाइल में। ठीक है, ये देखो भाई, देखो, एटम के अंदर ना दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक होते हैं मास्टर, सॉरी मास्टर बोल, अल्लाह को सॉरी सॉरी, एक होते हैं फ्री। एटम के अंदर एक होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स और बेचारे दूसरे होते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। कौन से? बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। ये जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इनका काम पता है क्या है? इनका काम है, न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करना। बाउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। लेकिन ये जो फ्री है ना, फ्री, इनके नाम में ही फ्री है। फ्री का मतलब देखो, तुम सबको पता है फ्री का मतलब होता है आजाद। वो कहते हैं ना, नाउ यू आर फ्री टू गो, अब तुम जा सकते हो। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये कैसे हैं, ये आजाद है। ठीक है, ये वही वाले आजादी है, यूं दी हमें आजादी है, समझ गए ना, ये वही वाले आजाद है। तो आजाद इलेक्ट्रॉन्स का नाम से ही समझ आ गया कि इसका मतलब ये न्यूक्लियस के गिर्द तवाफ नहीं कर रहे होते, ये आजाद है, ये कहीं भी जाना इनको अलाउड है। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ना मेरे बच्चों, ये किसके अंदर पाए जाते हैं? ये मेटल्स के अंदर पाए जाते हैं। समझ रहे हो? मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भरपूर तादाद में होते हैं, ठोक के हिसाब से। लेकिन बेचारे ये जो गरीब नॉन मेटल्स है ना, नॉन मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। इसी वजह से हम कहते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। व्हाई? मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर्स बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। समझ रहे हो भाई? अब जरा सुनो दूसरी बात, बड़े मजे की, जोर की। हो सकता है तुम्हारे जहनों में ये भी आ रहा हो, अबे यार, सर ने तो यहाँ पे टोपी करा दी, सर ने तो ये बताया नहीं कि मेटल्स के पास क्यों होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स और नॉन मेटल्स के पास क्यों नहीं होते। तो इसका जवाब आप अपने केमिस्ट्री टीचर से पूछें, और वो आपको आई एम श्योर मुझसे बेहतर जवाब दे सकते हैं। ठीक है, वो आपको बताएंगे कि एटम्स जो मेटल के होते हैं उनका एटॉमिक साइज बहुत बड़ा होता है, नॉन मेटल्स का एटॉमिक साइज बहुत छोटा होता है। इसी वजह से एटॉमिक साइज बड़ा होने की वजह से लास्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं, और जो नॉन मेटल्स में एटॉमिक साइज छोटा होता है उसके लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते। लंबी लंबी लंबी। फिलहाल मैं आऊंगा टू द पॉइंट। टू द पॉइंट बात ये भाई साहब कि आपके पास जो मेटल्स है ना, मेटल्स, आपने क्या रट्टा मारना है? आपने रट्टा मारना है कि मेटल्स के पास होते हैं बहुत सारे। एक मिनट बेटा, होल्ड कीजिएगा। तो भाई सुने, मैं आपसे बात कर रहा था मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। आपने क्या रट्टा मारना है? आपने रट्टा मारना है कि मेटल्स के पास होते हैं बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स और नॉन मेटल्स के पास नहीं होते फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे दे आर गुड कंडक्टर्स। ये मैंने दे लिखा है, दे। बहुत सारे बच्चे मेरी राइटिंग पे एतराज करते हैं, कहते हैं सर कितना गंदा लिखते हैं आप। दे आर गुड कंडक्टर्स, they are good conductors because they have they have abundance of free electrons। ये अच्छे कंडक्टर क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास बहुत सारे क्या होते हैं?
इनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए ये अच्छे कंडक्टर होते हैं। यहाँ तुम लिखोगे दे आर पुअर या नॉन कंडक्टर्स, दे आर पुअर या नॉन कंडक्टर्स because they have absence of free electrons. They are poor या non conductors because they have absence of free electrons. इसका मतलब क्या समझा हमने? कंडक्शन का ताल्लुक फ्री इलेक्ट्रॉन से। जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कंडक्टर, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे वो बेचारे पुअर कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स। क्लियर हो गया? अच्छा, एक काम और करते हैं, हम आपको कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स के बारे में एक और पॉइंट लिखवाने वाले हैं। ये देखें, दे आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। अब जब मैं ये पॉइंट लिखवाता हूं ना तो बच्चे हंसते हैं, बच्चे कहते हैं अबे यार सर कैसी बातें कर रहे हैं, कंडक्टर है तो कंडक्शन के लिए इस्तेमाल होगा, है ना। और दे आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। जाहिर है नॉन कंडक्टर्स हैं तो वो इंसुलेट करने के लिए इस्तेमाल होंगे। अच्छा, कंडक्शन के लिए इस्तेमाल होंगे, फॉर एग्जाम्पल वायर्स के अंदर। आपको पता है वायर्स किससे बनाई जाती हैं? वायर्स कंडक्टर से बनाई जाती हैं, कॉपर से बनाई जाती हैं। कॉपर में ऐसी क्या खास बात है कि कॉपर को वायर बनाया जाता है? क्योंकि बेटा कॉपर बहुत अच्छा कंडक्टर है और बहुत डक्टाइल है। डक्टिलिटी क्या होती है तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। दे आर यूज फॉर इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, फॉर एग्जाम्पल स्लीव्स ऑन अ वायर। तुमने देखा है वायर्स के ऊपर एक स्लीव चढ़ी हुई होती है, एक कोटिंग चढ़ी हुई होती है। जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अगर मेरे पास कोई वायर सामने पड़ा हो, एक मिनट होल्ड करना, मैं वायर दिखाता हूँ। ये देखो, ये एक वायर आ गया। ये क्या है? ये एक वायर है। आपको ये ब्लू कलर का वायर दिख रहा है? अच्छा, ये जो ब्लू कलर का वायर है ना मेरे बच्चों, इस ब्लू कलर के वायर के अंदर ये जो ब्लू कवर है, ये जो ब्लू कोटिंग है, इसको कहते हैं वायर का स्लीव। आपको पता है ये जो स्लीव होता है वायर का, ये स्लीव बना हुआ होता है एक नॉन कंडक्टर से, क्योंकि ये यहाँ पे इंसुलेटर का काम कर रहा है, इंसुलेशन का काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं स्लीव को छीलूंगा, अगर मैं इसको उतारूंगा तो इसके अंदर मुझे वायर्स दिखाई देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वायर बने होते हैं कंडक्टर के, मगर वायर्स के ऊपर ये जो स्लीव्स होते हैं, ये जो आस्तीनें चढ़ी होती हैं, ये बनी होती हैं नॉन कंडक्टर्स की। इनको इंसुलेशन इंसुलेशन या इंसुलेटिंग मटेरियल्स कहते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, एग्जाम्पल्स लिख लें मेरे बच्चों, एग्जाम्पल्स आपको पता होनी चाहिए। कंडक्टर्स की एग्जाम्पल्स बहुत सारी हैं। ये देखें, सबसे पहले तो सबसे फेमस वाली लिखता हूँ। कॉपर कंडक्टर है, सिल्वर कंडक्टर है, गोल्ड कंडक्टर है। वो अलग बात है, हम गोल्ड की तारें नहीं बनाते, काश हम बना लेते, है ना। और एल्यूमिनियम कंडक्टर है। आप नोट कर रहे हैं, ये मैं जितने भी नाम लिख रहा हूँ ये सारे मेटल्स के लिख रहा हूँ। आगे मैंने एक्सेट्रा डाल दिया। और यहाँ पे देखें मैं क्या एग्जांपल्स लिख रहा हूँ। नॉन कंडक्टर्स की एग्जांपल्स में मेरे बच्चों हमारे पास आ जाते हैं कौन कौन, जरा इनके नाम सुनिएगा। नॉन कंडक्टर्स में है हमारे पास ग्लास, एक नॉन कंडक्टर है। हमारे पास रबर एक नॉन कंडक्टर है। हमारे पास प्लास्टिक एक नॉन कंडक्टर है। हमारे पास वुड एक नॉन कंडक्टर है, एटसेट्रा। तो बेटा आई एम प्रिटी श्योर कि आपको कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स का कंपैरिजन अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अभी भी बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये जो इतनी बेसिक चीज आपने पढ़ाई है आज, क्या वाकई आपने टाइम तो हमारा वेस्ट नहीं किया? ये पेपर में आती भी है मेरे बच्चों, बिलीव। मुझ पे भरोसा किया है ना, मेरे बैच में आए हो ना, बिलीव ये पेपर में आता है। और मैं काम करता हूँ तुम लोगों का भरोसा जीतने के लिए ना, मैं तुम लोगों को इसका एमसीक्यू भी दिखाता हूँ, ताकि तुम लोगों को पता चले कि तुम लोगों का टीचर तुम लोगों को पढ़ा क्या रहा है। ठीक है, लेट मी शो एन एमसीक्यू टू यू। क्लियर? आई थिंक मैंने, एक मिनट सॉरी, मैंने गलत फाइल खोल ली है। मैं तुम्हें एमसीक्यू दिखाता हूँ, जस्ट टू टेल यू कि हाँ भाई ये कॉन्सेप्ट पेपर में आता है। बस एक मिनट देना, एक्चुअली फाइल शायद मैंने इधर उधर कर दिया। ओहो, बार बार एक मिनट। देखा, कभी कभी ना आपका किस्मत साथ नहीं देती।
अभी फाइल मिल नहीं रही, मैं काम करता हूँ जल्दी से गूगल ड्राइव से खोल के दिखा देता हूँ, ताकि तुम लोगों को पता चले कि एग्जैक्टली पेपर में सवालात किस तरह के आते हैं। मुझे एक्चुअली अपनी आईपैड पे फाइल नहीं मिल रही थी, तो इसलिए मैंने गूगल ड्राइव खोल दिया। चलो, लेट मी शो यू अ क्वेश्चन, और आप क्वेश्चन को देख के हंसोगे। आप बोलोगे सर ये इतना बच्चों वाला सवाल पेपर में आया हुआ है, हद हो गई। ये वाला सवाल पढ़ो। क्या सवाल लिखा हुआ है, पढ़ो। लिखा हुआ है, विच विच रो शोज अ कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर। हर बेटा मैंने आपका सवाल पढ़ लिया, मैं इसके जवाब एंड में दूंगा, मुझे याद है जाने। विच रो शोज अ कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर, इनमें से कौन सा रो कंडक्टर है, कौन सा रो इंसुलेटर है। मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, मुझे चैट पे हर बच्चे का जवाब चाहिए, ABCD, जल्दी बताओ। तो बिल्कुल सही जवाब दिया तुम सारे बच्चों ने। इसका मतलब तुम्हें ये बात तो समझ आ गई कि भाई पेपर में कभी कभी किस्मत अच्छी भी होती है, कभी कभी एग्जामिनर आसान सवाल भी पूछ लेता है। क्लियर है। अब आते हैं वापस, आई एम श्योर ये सारे नोट्स आप कॉपी कर चुके हैं, और अब मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। और इस नए कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, जरा सुनिएगा। नए कॉन्सेप्ट का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की हेडिंग डाल दो जल्दी से, और इलेक्ट्रिक फील्ड के जो नोट्स मैं आपको लिखवा रहा हूँ वो आप बनाओगे। पहले तो मुझे एक बात बताओ, कौन बच्चा मुझे बताएगा कि फील्ड का मतलब क्या होता है। फील्ड का मतलब, किसी बच्चे को फील्ड का मतलब पता है? आपको पता है फील्ड का एक्चुअली मतलब होता है अ रीजन। क्या मतलब होता है फील्ड का? अ रीजन। और रीजन बोलो या स्पेस बोलो, बात एक ही है। फील्ड को क्या बोलते हैं? अ रीजन या फिर अ स्पेस। ठीक है। और अगर उर्दू में बोलूं, तो उर्दू में मतलब है इलाका। इलेक्ट्रिक फील्ड एक इलाका। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? आइए इलेक्ट्रिक फील्ड पे बात करते हैं। पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन लिखूंगा, और फिर मैं आपको उसका मतलब बताऊंगा। पहले मेरे साथ डेफिनेशन लिखूं। आप लिखेंगे, इट इज अ रीजन around a charge. It is a region around a charge where another charge experiences a force. क्या लिखा है मैंने? It is a region around a charge where another charge experiences a force. क्या मतलब है इसका? आइए इसको समझते हैं डायग्राम की मदद से। देखो ये क्या बनाया मैंने। आप बोलेंगे सर ये आपने एक पॉजिटिव चार्ज बनाया है। अच्छा, अब जरा देखो ये मैंने क्या बनाया। आप बोलेंगे सर ये भी आपने पॉजिटिव चार्ज बनाया है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। तुम्हें पता है ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अगर इस पॉजिटिव चार्ज के करीब आ जाए तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन अगर मैं बहुत दूर रख दूं उस चार्ज को, तो फिर ये एक दूसरे को फोर्स नहीं लगाएंगे। मैं तुम्हें इसका रीजन बताता हूँ, रीजन बड़ा इंटरेस्टिंग है। तुम्हें पता है हर चार्ज के गिर्द, हर चार्ज के अराउंड एक रीजन होता है, एक इलाका होता है। ये इलाका क्या कहलाता है? ये इलाका कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये सेकंड वाला चार्ज, ये देखो इसको कह देते हैं चार्ज नंबर 2, और पहले वाले को कह देते हैं चार्ज नंबर 1। सॉरी, एक मिनट, क्या कर रहा हूं मैं। चार्ज नंबर 2, चार्ज नंबर 1। अब देखो मैंने क्या किया, चार्ज नंबर 1 के गिर्द एक बाउंड्री बना दी, बाउंड्री। आपको पता है ये जो उसकी मैंने बाउंड्री बनाई है, ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या मतलब हुआ? अगर ये सेकंड वाला चार्ज इस फर्स्ट वाले चार्ज की बाउंड्री के बाहर है, इसकी पहुंच से दूर है, तो बेटा फर्स्ट वाला चार्ज सेकंड वाले चार्ज पर फोर्स नहीं लगा सकता। लेकिन अगर मैंने ये सेकंड वाला चार्ज उठाया, और इसको उठा के मैं फर्स्ट वाले चार्ज के पास ले गया, तो फिर ये उस पे फोर्स लगाएगा। फर्स्ट वाला चार्ज सेकंड वाले चार्ज को रिपेल करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी जगह होती है जहां पे अगर कोई चार्ज आ जाए तो उस चार्ज पर फोर्स लगती है। इस जगह को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, गौर से सुनिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड वो इलाका है जहां पे एक चार्ज का इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सारे बच्चे गौर से सुने। अगर ये कॉन्सेप्ट मुश्किल लगा है तो मैं मिटा के दोबारा बना देता हूँ। देखो, इजी करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करते हैं। ठीक है। सबसे पहले बताओ ये मैंने क्या बनाया स्क्रीन पे अभी अभी आपके सामने। आप बोलेंगे सर ये मैंने पॉजिटिव चार्ज बनाया। आपको पता है इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड, इसकी सराउंडिंग में एक ऐसा इनविजिबल इलाका होता है। ये इलाका दिखता नहीं है बाय द वे, ये इनविजिबल होता है। इस चार्ज के गिर्द एक ऐसा इलाका होता है, एक ऐसा रीजन होता है। इस इलाके को क्या बोलते हैं?
इस इलाके को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपको पता है इस चार्ज का जो इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस वो सिर्फ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। अच्छा एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, वो कहाँ का प्राइम मिनिस्टर है? पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। इसका मतलब ये हो कि शहबाज शरीफ का जो इन्फ्लुएंस है वो सिर्फ पाकिस्तान में है ना। वो पाकिस्तान के लोगों का, पाकिस्तान की बाउंड्री के विद इन एक प्राइम मिनिस्टर है ना। यानी उसका इन्फ्लुएंस बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बाहर नहीं है। इंडिया का तो प्राइम मिनिस्टर नहीं है ना वो, चाइना का तो प्राइम मिनिस्टर नहीं है ना वो। शहबाज शरीफ किसका प्राइम मिनिस्टर है? शहबाज शरीफ पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। तो तुम बोलोगे सर शहबाज शरीफ का जो इन्फ्लुएंस है एज अ प्राइम मिनिस्टर वो सिर्फ पाकिस्तान तक है ना। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे बात हो रही है रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस की। रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? ये जो चार्ज है ना, चार्ज जो मैंने बीच में छोटा सा बनाया है, इस चार्ज का जो इन्फ्लुएंस है वो सिर्फ एक सर्टेन लिमिट तक होता है। उस लिमिट के बाहर उसका इन्फ्लुएंस नहीं होता है। यानी अगर मैं इस चार्ज की लिमिट के बाहर एक दूसरा चार्ज रख दूं तो ये पहला चार्ज इस दूसरे चार्ज को कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं इस दूसरे चार्ज को उठाऊं, ये देखो उठाया, पकड़ा, और इसको उठाकर मैं पहले चार्ज की फील्ड के अंदर ले आऊं, उसके इलाके में ले आऊं, तो अब क्या होगा? अब पहला चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा सकता है। तो इस इलाके को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली बात सारे बच्चों को समझ आ गई या नहीं आई? जल्दी बताओ। आ तो गई होगी, आई एम श्योर। यस बोल देता है बच्चा। हद। गुड, वेरी गुड जारा, थैंक यू सो मच। एक जारा ही अच्छी बच्ची है, और एक अलीशा। ये बच्चियां वक्त पे रिस्पॉन्ड करती हैं। अच्छा भाई सुनो, अब सुनो आगे भाई। आगे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने पढ़ लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ना हम आपको कुछ मजे मजे की बातें बताने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या है वो बातें जरा सुनिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो पहली चीज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। पहले तो मुझे एक बात का जवाब दें और चैट पे बताएंगे सारे बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड विजिबल होती है या इनविजिबल होती है? मैं पॉज कर रहा हूं रिकॉर्डिंग ताकि मुझे सब जवाब दें। भाई देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनविजिबल है। अब जब मैं एक चीज को देख ही नहीं सकता तो मैं उस चीज को स्टडी कैसे करूंगा? इफ आई कैन नॉट सी समथिंग, आई कैन हाउ कैन आई स्टडी इट? हाउ कैन आई रिप्रेजेंट इट? तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। अब आप पूछोगे सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है? आइए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में आपको पहले मैं लिखवाता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनविजिबल। इलेक्ट्रिक फील्ड इनविजिबल होती है। दीज फील्ड्स या दिस फील्ड, क्योंकि मैं सिंगुलर में बात कर रहा हूं, दिस फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय, दिस फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय imaginary lines. This field is represented by imaginary lines called electric field lines. तो फिर से सुनो, क्या होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दरअसल इमेजिनरी लाइंस होती हैं। सर क्या काम है इन इमेजिनरी लाइंस का? इन इमेजिनरी लाइंस का काम है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करें। अब जाहिर है आपके सवाल, आपके जहन में ये ख्याल आ रहा होगा, ये सवाल आ रहा होगा, सर ये लाइंस दिखती कैसी हैं, ये बनाई कैसे जाती हैं? हाउ डू वी ड्रॉ दीज लाइंस? अच्छा आपको याद है जिन बच्चों ने मेरे साथ मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर पढ़ा है, और अगर नहीं पढ़ा तो आज ही से रिकॉर्डिंग देखना शुरू करो। मैग्नेटिक फील्ड भी बेटा दिखाई नहीं देती, और मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया था मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मदद से। बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिखाई नहीं देती, और इलेक्ट्रिक फील्ड को भी रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। अब जाहिर है आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, सर हमें मैग्नेट की फील्ड तो याद है। मैग्नेट की फील्ड में इनफैक्ट आपको बना के भी दिखाता हूँ। ये देखिए सर, ये नॉर्थ पोल आ गया, ये साउथ पोल आ गया। नॉर्थ पोल से ये फील्ड आउटवर्ड होती थी, और साउथ पोल से ये फील्ड इनवर्ड होती थी, और इस तरह से हम एक मैग्नेट की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते थे, ओ सॉरी मैग्नेटिक फील्ड बनाते थे। तो सर हमें मैग्नेट की फील्ड तो याद है, और मैग्नेट की फील्ड का हमें सर पैटर्न भी याद है, लेकिन सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें नहीं पता। तो आइए आज हम सीखते हैं हाउ टू ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप सारे बच्चे मेरे साथ इसे पढ़ेंगे भी और इसका रट्टा भी मारेंगे, ठीक है?
चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि एक पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती। किसकी फील्ड बनवाने जा रहा हूं मैं आपको पॉजिटिव चार्ज की फील्ड बनवाने जा रहा हूं। जरा देखिए, ये आ गया आपके सामने एक अदद पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की फील्ड कैसी होती है, ये मेरे सारे बच्चों ने याद रखनी है। पॉजिटिव चार्ज की फील्ड होती है हर डायरेक्शन से बाहर की तरफ, हर डायरेक्शन से बाहर की तरफ, आउटवर्ड। ये किसकी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बना के दिखाई है आपको, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना के दिखाई है आपको पॉजिटिव चार्ज की। और इसका आप कैप्शन भी लिखेंगे, कैप्शन, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज का मतलब अकेला पॉजिटिव चार्ज, यानी जब एक पॉजिटिव चार्ज अकेला होता है, आइसोलेटेड होता है, अलहदा होता है, तब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऐसी दिखाई देती है। आइए अब मैं आपको नेगेटिव चार्ज की फील्ड बना के दिखाता हूँ। ये देखो, ये किसकी फील्ड है, ये मैंने क्या बनाया आपके सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मैंने नेगेटिव चार्ज बनाया। और नेगेटिव चार्ज की फील्ड पता है कैसी होती है, पॉजिटिव जैसी ही होती है, बस एक फर्क होता है। ठीक है, वो फर्क देखिएगा। ये देखें, मैंने हर डायरेक्शन से फील्ड बनाई। फर्क आप पहले नोट करेंगे और फिर आप मुझे बताएंगे क्या है वो फर्क जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में पाया जाता है। देख के बताएं, सारे बच्चे बताएं व्हाट इज द डिफरेंस। मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूं सिर्फ आपका जवाब जानने के लिए। ओ मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था, तो मैं एक बार जल्दी से बता देता हूँ। यहाँ पर ये जो मैंने सारे पैटर्न्स बनवाए हैं, ये पैटर्न्स मैंने बनवाए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स के। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में दो बातें सुन लें। पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान जो गैप होते हैं, गैप शो अस व्हाट, गैप शो करते हैं कि फील्ड कितनी स्ट्रांग है। लाइंस जितना करीब होंगी फील्ड उतनी स्ट्रांग होगी, लाइंस जितना दूर होंगी फील्ड उतनी वीक होगी। और दूसरा मैंने ये बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन हमेशा कहाँ से कहाँ होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो ये बात आपने भूली नहीं है। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट खत्म होता है, रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं।